जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे फिजिक्स के 3 से 4 टॉपिक, उनके पीवाईक्यू तथा उनके विकल्पों से और एक्स्ट्रा जानकारी कौन कौन सी मिल सकती है। साथ ही साथ आने वाले एग्जामों में इन टॉपिकों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सभी पर चर्चाएं होंगी। यकीन मानिएगा, मैं जो पीवाईक्यू सीरीज लेकर आया हूँ, इससे वैसे के वैसे ही एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रश्न दिया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न में पूछा गया है कि जो सूर्य है, उस सूर्य में जो ऊर्जा निहित है, उस ऊर्जा का सोर्स क्या है। तो आंसर आएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती क्या है? तो सूर्य के केंद्र में 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर, सूर्य के केंद्र में 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर एक भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे बोला जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और यही सूर्य की ऊर्जा का सोर्स है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न आधारित किस पर है? यह प्रश्न आधारित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और इसी पर आधारित है यह प्रश्न डायनेमो परिवर्तित करता है। तो आंसर आएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आंसर आएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? मतलब सीधा सा अर्थ है कि जो प्रकाश वोल्टी सेल है वो सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो आंसर आता है विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि प्रकाश वोल्टी सेल सौर ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यह भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित प्रश्न है। अब अगला प्रश्न दिया है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो थोड़ा आप समझना, ऊर्जा होती क्या है। सबसे पहले तो ऊर्जा के बारे में समझते हैं। ऊर्जा होती क्या है? तो ऊर्जा की परिभाषा है कार्य करने की क्षमता, वर्क ऑफ कैपेसिटी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, कार्य करने की दर रेट ऑफ वर्क, वो शक्ति कहलाती है। जबकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ऊर्जा की। तो कार्य करने की क्षमता वो ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यहाँ से काफी सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं इसका प्रकार आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, के बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी पी कहा जाता है। क्या होती है गतिज ऊर्जा? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो गद्दा है उस गद्दे की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी स्थिति विशेष में परिवर्तन के कारण उस गद्दे में कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? तो आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? मैंने अभी बताया था गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखना यह है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है चलती हुई गोली। चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, क्यों रहेगी? क्योंकि गोली चल रही है, और जब वो चल रही है तो उसमें गति है, और गति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? गतिज ऊर्जा। विकल्प नंबर बी, बहता हुआ पानी। पानी बह रहा है, बहने के कारण उसमें गति है, तो कौन सी ऊर्जा है उसमें? गतिज ऊर्जा। इसमें भी है।
तीसरा है चलता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा गतिमान है, इसके कारण से उसमें गतिज ऊर्जा निहित है। अब विकल्प नंबर डी देखिएगा, खींचा हुआ धनुष, धनुष को खींचकर इसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, जिस कारण से इसमें गतिज ऊर्जा ना होकर किस प्रकार की ऊर्जा रहेगी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें विकल्प नंबर डी आएगा कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, तो फिर कौन सी है, तो आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विकल्प नंबर डी में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और बाकी इन तीनों में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कथन है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, उसका केवल रूप परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो सदैव नियत रहती है, ना वो घटती है और ना ही वो बढ़ती है। तो ये जो कथन है ये किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक को पावर ब्रेक भी कहा जाता है, द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो आंसर आएगा पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक यंत्र हो गया, पावर ब्रेक हो गया, ये सभी किस पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये तैरने, वस्तु के तैरने से संबंधित है, तैरने से संबंधित, क्योंकि आर्किमिडीज ने तैरने के नियम दिए थे। न्यूटन ने कौन से नियम दिए थे, गति के नियम, गति के नियम व गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया था। लेकिन यहाँ पर द्रव चालित ब्रेक मतलब पावर ब्रेक की बात हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, पास्कल का नियम, क्योंकि ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, तो यह प्रश्न जो है वो अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के टॉपिक पर आधारित है। दोनों में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। अभिकेंद्री बल होता क्या है, तो यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में चलना हो तो वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए अंदर की ओर एक बल की आवश्यकता होती है, उसे बोला जाता है अभिकेंद्री बल। मतलब किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में चलने पर अंदर की ओर जो बल लगता है उसे बोला जाता है अभिकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल के जस्ट अपोजिट बाहर की ओर जो बल लगता है उसे बल को बोला जाता है अपकेंद्री बल। तो यहाँ पर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, अब मोड़ पर घूमेगा तो उसको अंदर की ओर एक बल लगाने की आवश्यकता रहेगी, अभिकेंद्री बल लगाने की आवश्यकता रहेगी। और वो अभिकेंद्री बल कब लगेगा, जब वह व्यक्ति अंदर की ओर झुकेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, वो आंसर रहेगा अपकेंद्री बल। क्यों अपकेंद्री बल, क्योंकि दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि देखिएगा बाल्टी में जो पानी है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन बाल्टी को तेज तेज घुमाते हैं तो बाहर की ओर एक बल लगता है अपकेंद्री बल। और वह अपकेंद्री बल क्या रहेगा, जो पानी है उस पानी के भार से ज्यादा रहता है, जिस कारण से जो पानी वो नीचे ना गिरकर बाल्टी के अंदर धस जाता है, बाल्टी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए होगा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, जो पानी को सतह पर गिरने नहीं देता जबकि बाल्टी के अंदर धकेल देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग, मिनिमम स्पीड, न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। यह जो प्रश्न है ये पलायन वेग पर आधारित प्रश्न है। किस वेग पर, पलायन वेग पर आधारित प्रश्न। अब पलायन वेग क्या होता है,
तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाए, अंतरिक्ष की ओर उसको भेजा जाए, तो वह गुरुत्वाकर्षण को पार करके पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती और सीधे कहाँ पर चली जाती है, अंतरिक्ष में। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है पलायन वेग। और पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचाना है तो उस वस्तु के लिए स्पीड कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसे बोला जाता है पलायन वेग, जिससे पृथ्वी से वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या है ये, पलायन वेग, क्या है, पलायन वेग, और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब पलायन वेग से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उस गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 1/6। मतलब यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु 120 किलोग्राम की है, पृथ्वी पर कोई वस्तु 120 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर उसका वजन, चंद्रमा पर वजन कितना रह जाएगा, उसको 120 में आप 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो कितने केजी रहेगा चंद्रमा पर उसका वजन, 20 केजी। तो इस प्रकार से यदि किसी पत्थर को चंद्रमा से पृथ्वी की सतह पर फेंका जाता है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, सिर्फ उसका भार बदल जाएगा, और भार क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो गुरुत्व के विरुद्ध जा रही है, जिस कारण से उस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार ज्यादा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा, पृथ्वी पर चली जाएगी, नहीं। चंद्रमा पर चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्यों घूमती रहेगी, क्योंकि उस कक्षा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है, जिस कारण से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए, मतलब जो भू स्थिर उपग्रह है, भू स्थिर उपग्रह या भूतुल्यकारी उपग्रह, उसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए पृथ्वी से, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो आंसर आता है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल जो पेंडुलम रहता है, उस पेंडुलम का आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, किसके ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। पेंडुलम की लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी उसका आवर्तकाल उतना ही ज्यादा, और पेंडुलम की लंबाई जितनी कम रहेगी उसका आवर्तकाल भी उतना ही कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो पेंडुलम घड़ियां सुस्त होने का मतलब है कि उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, और आवर्तकाल कब बढ़ता है, जब उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिएगा, पेंडुलम या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, मतलब उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने के कारण इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जिससे आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगी।
अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल की शांतता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, जल का जो पृष्ठ तनाव है वो तेल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर आएगा पृष्ठ तनाव पर। क्यों? क्योंकि साबुन या सर्फ पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण से वो अधिक गहराई में जाकर और मैल की सफाई अच्छे से कर सकता है। तो आंसर आएगा पृष्ठ तनाव पर। अब पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो द्रव की सतह पर लगने वाला जो तनाव रहता है उसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव, क्योंकि द्रव अपनी सतह को कम से कम करने की प्रवृत्ति रखता है और जिस कारण से उसकी सतह पर एक तनाव आ जाता है जिसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो आंसर आएगा पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो पानी की या वर्षा की जो बूंद है वो अपने आकार को गोल कर लेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है, इसका आंसर भी वो आएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर आएगा सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। यह डायरेक्ट इसका विकल्प नहीं दे रखा है। होता क्या है, किसी भी पानी की सतह पर यदि तेल की बूंद डाल दी जाए या केरोसिन की बूंद, मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो उस पानी की सतह का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिस कारण से पानी की सतह पर जो मच्छर के लार्वा थे वो मच्छर के लार्वा पानी की सतह का पृष्ठ तनाव कम होने से अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं और उनको श्वास लेने में दिक्कत आती है, जिस कारण से वो मर जाते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, आंसर आएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में, गेंद वापस उसके हाथ में ही गिरेगी क्योंकि वो जो कार में बैठा हुआ बालक है वो भी गतिमान था और उसके साथ में जो बॉल थी वो भी गतिमान थी। तो यहाँ पर न्यूटन के गति का पहला नियम लगता है, जिस कारण से वो जो बॉल उसी के हाथ में आकर गिर जाती है। अगला प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, घट जाता है, और यही कारण है कि डिटर्जेंट पाउडर जो रहता है वो कपड़े को अच्छे से साफ कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, कम हो जाता है, सेम वही प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो आंसर आता है केशिकी घटना। एक शब्द आता है केशिकत्व, केशिकत्व। अब केशिकत्व होता क्या है? तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है। और यहाँ पर लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस घटना के कारण? केशिकत्व, केशिकी घटना के कारण संभव है। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित, क्योंकि आर्किमिडीज ने तैरने के सिद्धांत दिए थे। तैरने के सिद्धांत किसने दिए थे? तैरने के सिद्धांत आर्किमिडीज ने। आगे बढ़िएगा, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम। किस पर आधारित है? प्लवन। अब प्लवन होता क्या है? किसी भी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर अंदर की ओर से एक बल लगता है, द्रव के द्वारा जो बल लगाया जाता है उस वस्तु पर, उस बल को कहा जाता है प्लवन बल। अब आगे बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे तैरने का नियम भी कहा जाता है। तैरने का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने सबसे पहले उत्प्लावक के बारे में या उत्प्लावन बल के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला प्रश्न, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण?
लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार के बराबर नहीं, यह जल का विस्थापन नहीं करता। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। विकल्प नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि इस स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर भेजा जाएगा तो वह वस्तु वापस से पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। अगला प्रश्न पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। ऑप्शन नंबर बी। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह पर समान होता है। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी क्या होती है? कम होती है। और दो पिंडों के मध्य की दूरी कम होने पर उनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या लगेगा? ज्यादा। तो इसका आंसर आएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण पीवाई को लेकर आया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचौर के यूट्यूब चैनल को। आगे इसी प्रकार के पीवाई क्यू आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।